नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें बीजेपी के पास हैं। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में 100% परफॉर्मेंस देने के लिए कई चेहरों को परफॉर्मेंस और समीकरण के हिसाब से बदल सकती है। इसके अलावा सांसद बृजेंद्र सिंह और कुलदीप बिश्नोई दोनों को भी पार्टी साधने की कोशिश में है। ऐसे में दोनों को साधने के लिए एक को हिसार छोड़ना पड़ेगा। माना जा रहा है कि बीजेपी में चेहरे बदलने की शुरुआत हो गई है। कुलदीप बिश्नोई असंग में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ पानीपत से, वीरेंद्र सोनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रणनीति दशा और दिशा क्या कहती है आगामी लोकसभा चुनाव की, उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में पूरी संजीदगी और तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव में एक बार फिर डंका बजाने की कोशिश में लगी बीजेपी के सामने इस बार मुश्किलें तो हैं। अब पार्टी के पास प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें मौजूद हैं, पर चूंकि पार्टी एक बार फिर सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने की हुंकार भर रही है, इसीलिए वैसे परिणाम भी पार्टी को चाहिए ही। परिस्थितियों और जरूरतों के मुताबिक पार्टी इस बार कुछ चेहरे भी बदल सकती है। शुरुआत जीटी रोड बेल्ट के करनाल लोकसभा से होती लग रही है, क्योंकि आदमपुर से बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई पिछले एक पखवाड़े में पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण और समालखा विधानसभा में जनसंवाद के बहाने समस्याएं तो सुन ही गए। 5 बार सीएम रहे अपने दादा चौधरी भजनलाल और पिता कुलदीप बिश्नोई के कई पुराने साथियों के घर चाय पी और उन्हें साथ ले गए। पहले ये जायका। हिसार से कौन चुनाव लड़ेगा, आप या कुलदीप जी लड़ेंगे? देखिए, इसका फैसला तो पार्टी हाईकमान ने करना है। चुनाव कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह को राजी करने के लिए हिसार में दोबारा उनके बेटे को उतारा जाए, फिर कुलदीप जी राजस्थान जा सकते हैं या आप करनाल आ सकते हो? देखिए, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। जो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान आदेश करेगी उसका हम पालन करेंगे। गौरतलब है कि अब 10 दिसंबर को खुद कुलदीप बिश्नोई करनाल लोकसभा की एक बड़ी विधानसभा सीट असंध में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बिश्नोई परिवार के पुराने साथी और वफादार बड़ी संख्या में नजर आएंगे। दरअसल हिसार लोकसभा सीट पर अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह बीजेपी सांसद हैं और कुलदीप बिश्नोई की जड़ें भी इसी सीट में हैं। उनके परिवार ने हिसार पर दशकों तक राज किया है। दोनों में एक को तो ये सीट छोड़नी ही पड़ेगी। अगर बीजेपी चौधरी वीरेंद्र सिंह को साथ जोड़े रखना चाहती है तो उनके लिए हिसार की सीट रिजर्व करनी होगी। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की नजर कभी चौधरी भजनलाल का दूसरा घर रहे करनाल लोकसभा पर टिक गई है और इसीलिए वो अब यहां लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। उधर अंबाला लोकसभा सीट रतनलाल कटारिया के निधन के कारण खाली पड़ी है। यहां से पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसी तरह भिवानी लोकसभा सीट पर चेहरे को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। रोहतक के बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की नजर भी करनाल लोकसभा सीट पर लगी हुई है, पर यहां अब चुनावी समीकरण पलट गए लगते हैं। यानी प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से कुछ पर बीजेपी अपने चेहरे बदल सकती है, क्योंकि फैसले हमेशा हालात के हिसाब से लिए जाते हैं। और अब एक खास बात, और वो खास बात ये कि संगठन से चुनावी राजनीति में आए नेताजी की वापस संगठन में वापसी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़कर प्रदेश में मंत्री बनने की प्लानिंग कर रहे हों, पर होगा वही जो हाई कमान रची राखा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो रणनीति क्या रहेगी इस बार बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर? किस तरीके से फॉर्मेट तैयार किया जाएगा और कैसे पूरी तरीके से एक एक गोटी सेट की जाएगी जिससे कि 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी की झोली में आकर गिरें? इसी पर करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। देवेंद्र, रणनीति बनाई जा रही है लगातार और इस बार करनाल से शुरुआत, जिस तरीके से जिक्र भी किया जा रहा है कि करनाल से शुरुआत देखने को मिल सकती है, आखिर अब क्या नए चेहरों पर दांव खेले जाएंगे? किस तरह की रणनीति सुगबुगाहट होती नजर आ रही है?
देखिए सौरभ, हरियाणा भले ही छोटा सा प्रदेश है, लेकिन इस प्रदेश की अहमियत इसलिए कि राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, विकसित राज्य है। आज विकास के लिए हरियाणा एक मॉडल बन चुका है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, खेती की बात करें, व्यापार की बात करें, हर क्षेत्र में खिलाड़ियों की बात करें, हर क्षेत्र में हरियाणा एक मॉडल राज्य है, दूसरे राज्यों के लिए बन सकता है। राजनीति की जहां तक बात है, 2014 के जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे, मोदी जी का नाम बहुत ज्यादा हाइप में आया था और बीजेपी हो रही थी, बीजेपी की आंधी चली थी 2014 में। उस वक्त प्रदेश की 10 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 10वीं सीट रोहतक वाली दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की टिकट पर थे, वो चुनाव जीते थे। लेकिन 2019 का जो पिछला चुनाव था उसमें 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिली थी। मतलब छोटा प्रदेश होने के बावजूद बीजेपी के रंग में दोनों बार ये प्रदेश रंगा रहा। हालांकि विधानसभा में सीटें कम आई, लेकिन बात लोकसभा की हो रही थी। लोकसभा में शुरू में 2014 में 9 सीटें, फिर 2019 में 10 सीटें। अब बीजेपी फिर हुंकार भर ये दावा करी है कि 10 की 10 सीटें, चाहे वो अमित शाह जी हरियाणा में आए, जेपी नड्डा हो, खुद प्रधानमंत्री हो, प्रदेश प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम लगातार ये दावा करे कि 10 की 10 सीटें बीजेपी हरियाणा से जीतेगी। उसी मुताबिक अब चूंकि इस बार चुनौतियां ज्यादा हैं, क्योंकि बदलाव का भी कोई समय होता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, कांग्रेस पहले के मुकाबले मजबूत हुई है, तो एक तरह से चैलेंज है बीजेपी के सामने। अब बिल्कुल 10 सीटों पर जो 10 सांसद है बीजेपी के, उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन अब मेरे को लगता है बहुत सारे इन 10 में सांसद ऐसे भी हैं जो अपनी उपलब्धियां नहीं गिनवा सकते। शायद मोदी जी का एक बड़ा चेहरा सामने था, वो चुनाव जीते हैं, लेकिन व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात करें तो मेरे को लगता है कम उपलब्धियां हैं जिनको कंसिडरेशन में लाया जाए। तो अब फिर एक बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बीजेपी बनाना चाहती है, लेकिन ऐसे में जरूरी है कि कुछ चेहरे बदले जाएं। इन 10 में से कुछ चेहरे 4-5 ऐसे भी हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे मैं करनाल की बात कर रहा हूं, रोहतक वाले हैं, सोनीपत वाले हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ वाली सीट वाले हैं। तो अपनी सुविधा के मुताबिक और अपनी सुरक्षित भविष्य के को लेकर कुछ एमपी जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, और कुछ का क्योंकि बीजेपी ने सर्वे कराए हैं, चाहे प्रदेश प्रभारी है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे पार्टी हाईकमान है, अलग अलग सर्वे होते हैं और सर्वे की रिपोर्ट क्या आती है, उपलब्धियां कितनी है, जनता में कनेक्टिविटी, कनेक्ट जनता से कितने करते हैं, जनता के दिलों पर राज कितना करते हैं, किन लोगों से लोग परेशान है या कोई रिएक्शन दिखा रहे हैं, तमाम तरह के आंकड़े हाईकमान के पास है। ऐसी स्थिति में 10 सांसदों की सीटों पर मेरे को लगता है 3-4 चेहरे बदल सकते हैं। और करनाल की शुरुआत मेरे को लगता है प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट को बहुत अहमियत दे रही है बीजेपी। दोनों चुनाव में, पिछले दोनों चुनाव में, विधानसभा में जब सरकार बनी तो दोनों चुनावों में जीटी रोड बेल्ट की अहमियत को समझा गया, और एक बार फिर इसमें जी देवेंद्र कहीं ना कहीं आसान नहीं होगा समीकरण को साधना, क्योंकि चुनौतियां हैं। महेश, जिस तरीके से रणनीतियां बन रही हैं प्रदेश के अंदर, हिसार की बात करें, करनाल की बात करें, तो करनाल में कुलदीप बिश्नोई अभी 10 दिसंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, कार्यकर्ताओं को जुटाएंगे, बीजेपी पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर नजर की बात की जाए तो रोहतक से है बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा, उनकी करनाल पर है। इधर हिसार की रणनीति अलग बन रही है, हिसार में मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी से हैं, और गढ़ राय चौधरी भजनलाल का तो कुलदीप बिश्नोई भी दावेदारी हो सकती है। अब शीर्ष आलाकमान तय करेगा कि रणनीति किस तरीके से बनानी है, किसको नाराज नहीं करना है, सबको साधते हुए चलना है। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं, अपरंपार हैं, इसको साधेगी कोई एक बैलेंसिंग फॉर्मूला निकलेगा। देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। पिछले लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र करें तो 2019 में मोदी की आंधी इतनी थी कि सामने कुछ भी नहीं टिक पा रहा था, और आलम यह हुआ कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक सीट पर हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी की आंधी 2019 में हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रही थी लोकसभा चुनावों को लेकर, वो अब छिटकती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में बड़ी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कुछ महीनों पीछे तक का अगर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी उसका अगर जिक्र करें तो बीजेपी के लोग ये कह रहे थे कि 10 में से 7 जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, उनके टिकट काट दिए जाएंगे और नए लोगों को, नए चेहरों को मौका यहां पर दिया जाएगा जो जनता के साथ कनेक्ट रखते हैं। अब
परिस्थितियां कमोवेश उसी तरह की देखने को मिल रही हैं। हो सकता है कि ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काट दिए जाएं और नए चेहरों को यहां पर जगह दी जाए। जिक्र यहां पर हिसार का किया जा रहा था, तो हिसार को लेकर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 2-2 की बात कह रहे हैं कि बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को सिर्फ एक विधानसभा सीट दी जानी है, उचाना विधानसभा सीट, और उसमें कौन लड़ेगा? ब्रजेंद्र सिंह खुद लड़ना चाहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह लड़ना चाहे, उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता लड़ना चाहे, परिवार में चाहे तीनों में से कोई भी लड़ना चाहे वो खुद लड़ लें, एक टिकट थमा दी जाएगी चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को। हिसार लोकसभा सीट पर ब्रजेंद्र सिंह का दावा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सूत्र एक ही आवाज में ये बात लगातार कह रहे हैं। 2 अक्टूबर की रैली आपको याद होगी, चौधरी वीरेंद्र सिंह हुंकार भरते हुए नजर आए थे और ये कह रहे थे कि दुष्यंत चौटाला से अगर नाता भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ेगी, गठबंधन अगर नहीं तोड़ेगी तो फिर उन्हें अलग रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। दरअसल कांग्रेस के सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अंदर आने का रास्ता नहीं दिया, तो इसी वजह से यहां पर हाईवे ब्लॉक हो चुका था चौधरी वीरेंद्र सिंह का और उन्हें मजबूरन भारतीय जनता पार्टी में ही रुकना पड़ा। और बीजेपी के लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और यही वजह है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की आवाज जो वो सुनाना चाहते थे वो केंद्रीय नेतृत्व तक नहीं पहुंची और बीजेपी के तमाम सूत्र एक ही आवाज दे रहे हैं कि एक विधानसभा सीट उचाना की वीरेंद्र सिंह के परिवार को दी जाएगी अगर वो भारतीय जनता पार्टी में बने रहते हैं तो ऐसे में अब जिक्र आता है कि हिसार सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। दरअसल कुलदीप बिश्नोई का पहला दावा बनता था, हिसार लोकसभा सीट वो लड़ते रहे हैं, पारिवारिक ये सीट जो है बिश्नोई परिवार की रही है, लेकिन अब खुद कुलदीप बिश्नोई को भी ये लगता है कि हिसार की सीट अब रिस्की हो चुकी है, तो ऐसे में उन्हें अब अपने पिता की एक पुरानी सीट यहां पर याद आ रही है। करनाल से लोकसभा का चुनाव स्वर्गीय चौधरी भजनलाल ने जीत वहां पर दर्ज की थी, तो अब उन्हें लगता है कि गैर जाट हरियाणा प्रदेश में जो सबसे सुरक्षित सीट गैर जाट को लेकर मानी जा सकती है वो करनाल लोकसभा क्षेत्र है। तो ऐसे में अब कुलदीप बिश्नोई सीधे सीधे करनाल लोकसभा तक अपनी जो पहुंच है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो जानकारी सामने आ रही थी कि अलग अलग इलाकों में करनाल लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनके बेटे भव्य बिश्नोई जनसंवाद करने पहुंचे हैं। खुद कुलदीप बिश्नोई पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचेंगे। अब उनकी पहली पसंद यानी कुलदीप बिश्नोई की पहली पसंद करनाल लोकसभा सीट है, तो ऐसे में ब्रजेंद्र सिंह का क्या होगा ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोग तय कर चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई क्या मांगेंगे ये भी तय हो चुका है कि कुलदीप बिश्नोई करनाल लोकसभा सीट मांगने जा रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि कुलदीप आखिर हिसार से क्यों निकलना चाहते हैं। निकलने की सबसे बड़ी वजह है कि करीब करीब 6 लाख से ज्यादा जाट वोटर्स की संख्या हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है और उचाना विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां से इतनी ज्यादा लीड जो है वो निकलकर सामने आती है कि 5-6 विधानसभा क्षेत्रों में जो आसपास का जो भी प्लस या माइनस होता है उसे खत्म सिर्फ उचाना विधानसभा क्षेत्र का जो वोटर है वो खत्म कर देता है। तो ऐसे में यहां पर रिस्की कुलदीप बिश्नोई को हिसार लोकसभा सीट नजर आ रही है और वजह जाट वोटर्स की संख्या जो कि 6 लाख से ज्यादा है। बिल्कुल, और ऐसे में किस तरीके की रणनीति अब बीजेपी बनाएगी ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वीरेन जी, समीकरण किस तरीके से बदलेंगे, क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या नजर आ रहा है? देखिए, अभी तो कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है। तो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने सर्वे कराती रहती है जी। अब देखिए, जब तक राजनीतिक परिवारों की बात आ रही है, चाहे कुलदीप बिश्नोई का जिक्र हो रहा हो, भव्य बिश्नोई का जिक्र हो रहा और चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार का हो रहा हो, देखो इसमें तो टिकट तो पार्टी परिवारवाद के तो खिलाफ है और पार्टी ये सख्ती से संदेश भी देती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई को भी टिकट मिले और भव्य बिश्नोई को भी विधानसभा की टिकट मिले। तो हाँ, जहां तक करनाल की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से प्रत्याशी संजय भाटिया थे वो देश में सर्वाधिक वोटों से यहाँ दूसरे नंबर पर रहे थे जो वोटों के अंतर से। तो इसलिए क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उस कार्यकर्ता की कुर्बानी दे देगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हालांकि वो संगठन के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई कुलदीप बिश्नोई के कहने के आधार पर पार्टी उनको टिकट दे देगी ऐसा संभव नहीं है। पार्टी ने अपनी रणनीति देखनी है, अपने जो पुराने कैडर के कार्यकर्ता हैं उनको भी देखना है। हाँ, ये बात ठीक है, चौधरी भजनलाल जी एक बार यहाँ से सांसद रहे हैं तो वो 20 वर्ष पुरानी बात होगी, उनका कोई गढ़ नहीं है, कोई यहाँ से गढ़ वाली बात तो ऐसी बात नहीं है। अब उनके कोई कुलदीप बिश्नोई का करनाल से कोई विशेष नाता भी नहीं रहा, तो हाँ उनका दावा है। देखो, दावा तो कोई भी कर सकता है, हर राजनीतिक जो कार्यकर्ता उसकी महत्वाकांक्षा भी होती है। दावा तो ये भी पार्टी की तरफ से सुझाव दिया जा सकता है कि मनोहर लाल जी जो है उनको भी करनाल से चुनाव लड़ा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी में सब संभव है। जब जो बाबूराम गौड़ है जो मुख्यमंत्री रहे थे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी बाद में उनको मंत्री बनाना पड़ा हुआ भारतीय की सरकार में, और देवेंद्र फडणवीस को अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संभव है। मनोहर लाल जी भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी उनको भी कह सकती है, क्योंकि पंजाबी चेहरा देश भर में जो देखा जाए तो पंजाबी चेहरा नहीं है। बिल्कुल।
तो इसलिए कल को स्थिति क्या रुख लेती है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने किसी कार्यकर्ता की कुर्बानी दे देगी। और इस हालात में जबकि पूरा उसके अंदर मोदी लहर है और पार्टी का पूरा दबदबा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और यहां तक देखा जाए, जबकि अंबाला की सीट है वहां भी रतनलाल कटारिया के कारण निधन हुई है, निधन के कारण रिक्त हुई है, तो वहां पर भी अब जो है कृष्ण बेदी भी दावेदार है और भी कई लोग दावेदार है। तो कुल मिला के देखा जाए, चाहे फरीदाबाद की बात हो, वहां कृष्णपाल जो गुर्जर है पहले भी लगातार 2 बार रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री भी बने हैं, और राव इंद्रजीत है गुड़गांव से हैं, और उनकी भी जो सीट है वो लगभग सुरक्षित मानी जाती है, गढ़ माना जाता है। अब वो अपनी बेटी आरती राव को मैदान में उतारते हैं या कृष्णपाल गुर्जर जो है अपने बेटे देवेंद्र चौधरी को मैदान में उतारते हैं। तो ये सब बातें पार्टी के स्तर पर तय होंगी, पार्टी अपना सर्वे भी करेगी, लेकिन एक बात निश्चित है, किसी की सुविधा के अनुसार जो उसको टिकट देगी ऐसी बात नहीं है। हाँ, रमेश चंद्र कौशिक अपने जो चुनाव लड़ने की अनिच्छा व्यक्त करते हैं, ऐसे ही धर्मवीर तो कह ही चुके हैं कि मैं जो है लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो पार्टी के सामने विकल्प भी बहुत है, नए चेहरे भी बहुत हैं। ऐसी बात नहीं कि पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का या उम्मीदवारों का अभाव है जी। पार्टी के पास नए कार्यकर्ता हैं और इन नए कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। अब अरविंद शर्मा जो है पिछली बार उनको स्पष्ट कह दिया गया कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी में आकर चुनाव लड़ना है तो आपको रोहतक से ही लड़ना पड़ेगा। अंततः उनको स्वीकार करना पड़ा और रोहतक से ही चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि उनकी इच्छा करनाल से लड़ने की थी, लेकिन पार्टी ने उनको जो है करनाल के लिए उपयुक्त नहीं माना, उनको रोहतक से चुनाव लड़ाया गया। तो इसलिए पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार उम्मीदवार बनाएगी, किसी व्यक्ति विशेष की सुविधा के अनुसार बनाया जाए ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस तरीके से कह रहे हैं देवेंद्र की पार्टी की सुविधा होगी, और डिसिप्लिन की बात अगर की जाए तो बीजेपी में डिसिप्लिन टॉप टू बॉटम देखा जाता है कि अगर आलाकमान ने कुछ कह दिया तो नीचे तक वो फैसला मान्य होता है। अंतिम जो सदस्य है बीजेपी का पंक्ति में बैठा है वो उस फैसले को आंख बंद करके मानता है। डिसिप्लिन बेहद ज्यादा है इस पार्टी के अंदर। अब जो सीट है, जो जद्दोजहद की परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या नए चेहरे नई किस्मत का रास्ता खोल देंगे? और अगर नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है तो वो कौन से होंगे? संभवतः कयास तो लगाए जा रहे होंगे अभी भी, क्योंकि चुनावी समय अभी दूर नहीं है ज्यादा, लेकिन किस पर संभावना ज्यादा जताई जा रही है? देखिए सौरभ, अभी बीजेपी के लोग, कोई बड़े नेता मेरे को कह रहे थे, कल परसों की बात है, उनका ये कहना है कि अनुशासन के मामले में दरअसल बीजेपी में संगठन काम करता है। संगठन में कई तरह के लोग होते हैं और जो सर्वसम्मति बनती है उसी को फैसला माना जाता है। जबकि दूसरी पार्टियों में जो रीजनल पार्टियां हैं या कांग्रेस भी है, उसमें यह कहा जाता है कि 1 या 2 लोगों की मर्जी चलती है, उनके आगे कोई बोल नहीं सकता। लेकिन बीजेपी में जो फैसला होता है वो सर्वसम्मति से होता है और उस फैसले से टच से मस नहीं होती। दूसरी बात, उसी व्यक्ति ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, उसने ये कहा कि ये बीजेपी है, कब क्या कर दे कोई नहीं सोच सकता, कल्पना से दूर होता है। उसने ये कहा, जो पृष्ठभूमि में बीजेपी की, देखिए एक वक्त आया था 2014 में, लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी को एक तरह से चुनाव नहीं लड़वाया गया और उसने ये भी कहा ये बीजेपी है। अभी पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, वो एमएलए का चुनाव हार गए, लेकिन उसको पार्टी ने दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया। तो ये जो बीजेपी हाईकमान है, जो एम्पावर्ड लोग हैं, जिनके हाथ में सारी अथॉरिटी और ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ होता है किसी एक की मर्जी से नहीं होता, संगठन की मर्जी से और सहमति से होता है। जैसे पुष्कर सिंह धामी का कहा कि कोई आदमी एमएलए का चुनाव हार जाए, उसको पार्टी दोबारा मुख्यमंत्री बना दे, आपके सामने है। तो बीजेपी, जहां तक हरियाणा की बात है, 10 लोकसभा सीटें, लेकिन बीजेपी के पास तमाम आंकड़े और सर्वे भी मौजूद हैं। कोई बीजेपी का कह रहा था कि प्रदेश प्रभारी अपने लेवल पे भी कोई सर्वे करा रहे, विधानसभा लोकसभा का, मुख्यमंत्री की, क्योंकि अब दोहरी भूमिका हो गई है, मुख्यमंत्री जब से प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, मुख्यमंत्री एक बहुत एक्टिव रोल में आ गए हैं, दोनों तरफ से, संगठन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। तो मुख्यमंत्री भी कोई अपना सर्वे या कोई कुछ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हाईकमान भी कर रहे हैं। तो उसमें ये जो सर्वे है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हर सांसद के बारे में, क्योंकि पहले लोकसभा का चुनाव है और मोदी जी का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनाव है। स्टेट की बीजेपी को परवाह बाद में है, लेकिन मोदी जी को जिताना बहुत जरूरी है। और अगर जहाज का पायलट ठीक ठाक रहा तो जहाज चलता रहेगा। तो अब रिपोर्ट या सर्वे जो है, उसमें जो आंकड़े आए हैं उसको कंसिडरेशन में लिया जा रहा है, किसके खिलाफ या किसके पक्ष में क्या है, वो सारा नापतोल, सारा गणित लगाया जा रहा है। मेरे को लगता है कि 5-4-5-4-5-6 तक भी हो सकता है नए चेहरे लोकसभा चुनाव में हरियाणा को मिलने वाले हैं। और वो इसलिए भी जरूरी है कि अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है, हैट्रिक लगानी है, तो
उन्हीं लोगों को टिकट दी जाएगी जो जिन्हें चुनाव जीतने की क्षमता है और जिनका लोगों का जिनके चेहरे पर भरोसा है, ऐसे लोगों को तवज्जो दी जाएगी। वरना बदलाव तो बहुत जरूरी है और लग भी रहा है कि बदलाव होगा। बिल्कुल देवेंद्र, और मौजूदा सरकार जो है बीजेपी की, उसके सामने चुनौतियां भी हैं, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ मजबूती का दम भर रही है, नॉन परफॉर्मेंस का तमाम सवाल बीजेपी पर उठा रही है, सरकार की कई योजनाओं पर वो सवाल उठा चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। महेश, अब जो रणनीति बीजेपी बना रही है, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी भी अपना प्रचार प्रसार प्रदेश में कर रही है, तो एक सुनियोजित तरीके से रणनीति बीजेपी को बनानी होगी जिससे कि 10 सीटें झोली में आए, क्योंकि शुरुआत जो करनाल से हुई है, जो कुलदीप बिश्नोई का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं करनाल में दावेदारी ठोक सकते हैं कुलदीप, और पार्टी भी भरोसा जता सकती है। देखिए बिल्कुल, और इस तरह के कार्यक्रमों का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो कैप्टन अभिमन्यु ने हिसार लोकसभा सीट पर भी अपना दावा जताने की यहां पर कोशिश की है। तमाम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो कि हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वहां पर अपने जो दिवाली की शुभकामनाओं के जो पोस्टर्स है वो उनकी तरफ से लगाए गए हैं। इसके अलावा दिवाली मिलन समारोह भी कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से हिसार में किया गया। अब बीजेपी के सूत्रों से जब हमने जानने की कोशिश की कि क्या कैप्टन अभिमन्यु को कोई क्लीन चिट, किसी तरह का सिग्नल हिसार लोकसभा सीट के लिए दे दिया गया है, तो इनकार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से कर दिया गया। वो साफ ये कह रहे हैं कि कैप्टन अभिमन्यु अपने स्तर पर ये कोशिश कर रहे हैं, अपने स्तर पर ये पोस्टरबाजी उनकी तरफ से की गई है, दिवाली मिलन समारोह उनकी तरफ से किया गया, किसी भी तरह का इशारा हिसार लोकसभा सीट को लेकर कैप्टन अभिमन्यु को नहीं दिया गया है। तो इस तरह की कोशिशें तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही है, और जिस तरीके से विधानसभा में परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही थी, मैं जिक्र नायब सिंह सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने से पहले का कर रहा हूं, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई थी, काफी बड़े नेता ये कोशिश कर रहे थे कि विधानसभा का जो तिलिस्म है वो छोड़कर वो सीधे सीधे लोकसभा का रुख कर लें। लोकसभा में ज्यादा संभावनाएं उन्हें नजर आ रही थी, उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नाम पर शायद उन्हें लोकसभा का वोट मिल सकता है और लोकसभा में वो 5 साल, अगले 5 साल आराम से बिता सकते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हरियाणा विधानसभा में उन्हें काफी कम संभावनाएं नजर आ रही थी। नायब सिंह सैनी के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जरूर यहां पर नई ऊर्जा देखने को मिल रही है और एक तरीके से वापस मुकाबले की मुद्रा में भारतीय जनता पार्टी आने की कोशिश करती नजर आ रही है। लेकिन जहां तक रणनीति की बात है, तमाम एक एक लोकसभा सीट पर यहां पर आंकड़ों का जो अध्ययन है वो किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उन तक संवाद भारतीय जनता पार्टी लगातार कायम किए हुए है ताकि वोट बैंक में इजाफा लगातार होता रहे। स्कैनिंग भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन करती है, मैनेजमेंट बेहतरीन करती है, और यही वजह है कि सबसे मजबूत चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी दाव खेलेगी। किसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी इसका कोई जिक्र यहां पर नहीं होगा। जो जीत सकता है टिकट लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उसी को देगी। बिल्कुल, जीत के आधार पर ही, क्योंकि जनता के बीच पहुंच बनाया जाना भी बेहद अहम है वीरेंद्र जी। तो जीत का जो एक कारवां है उसे बरकरार रखना होगा। चुनौतियां अपार हैं और जो विकल्प हैं वो भी सीमित हैं, तो कहीं ना कहीं एक सुनियोजित रणनीति के तहत काम करना होगा, तभी बीजेपी हरियाणा में लोकसभा सीटों पर फतेह कर सकती है और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का सपना है वो पूरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से और राजनीतिक रूप से ये 10 सीटें बेहद अहम होने वाली। देखिए बिल्कुल, देखिए पार्टी ने अपना रोड मैप तैयार करने के लिए 24 नवंबर को जो है पंचकुला में बैठक भी बुलाई है, जिसमें पुराने कार्यकर्ताओं के अलावा जो पराजित उम्मीदवार हैं उनको भी बुलाया गया, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी। तो इस तरह एक पार्टी की एक सक्रियता की भूमिका में एक पहले पार्टी की जो बैठक होने जा रही है नायब सिंह सैनी के अध्यक्ष बनने के बाद वृहद स्तर पर, तो निश्चित रूप से वहां रणनीति भी बनेगी। जहां तक उम्मीदवारों की बात है, देखिए पार्टी अपने स्तर पर सर्वे तो करेगी, लेकिन कुछ पार्टी ने ऐसे मापदंड तय कर दिए हैं जो पिछली बार 2 जाट समुदाय को टिकट दी गई थी, 3 जो है ओबीसी को टिकट दी गई थी, 1 पंजाबी को दी गई थी, 2 ब्राह्मणों को दी गई थी और 2 सीटें तो रिजर्व है ही हैं। तो कुछ इस तरह के जातीय आधार पर जो मापदंड बन गए हैं, पार्टी उसकी उपेक्षा तो कर नहीं सकती। तो उस हिसाब से पार्टी अब क्या नवीनता लाती है, किस तरह के उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है,
जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ हैं, वो रोहतक सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। अब जिस तरह उनका अपना कैप्टन अभिमन्यु जी का जिक्र कर रहे थे, तो इस तरह से जो भी जाट उम्मीदवार हैं उनकी अपनी एक भूमिका है, उनको भी पार्टी जो है उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। तो वो तो रोहतक और जो अपना हिसार सीट पे उनका दावा बनता है, तो वहां पार्टी उनको टिकट देगी, क्योंकि उनका एक तरह से पार्टी अपना एक पुख्ता वोट रखती है। हालांकि पिछली बार जो है ब्राह्मण रोहतक से उतारने का नया प्रयोग किया गया था, जो काफी सफल रहा। तो इस तरह देखा जाए कि पार्टी अपने स्तर पर नए नए प्रयोग तो करेगी। करनाल सीट पहले ब्राह्मण ही मानी जाती थी, फिर 2014 में पंजाबी सीट इसको बनाया गया, तो पंजाबी उम्मीदवार मैदान में उतारने का प्रयोग काफी सफल रहा। तो सोनीपत के अंदर जो है ब्राह्मण का एक प्रयोग रहा। तो इस तरह हालांकि देखिए हर तरह से अपना अपना एक पार्टी का एक मापदंड रहता है कि वहां किस उम्मीदवार का, दूसरी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार आएगा, हमारा उम्मीदवार वहां कहां सफल हो सकता है, जातीय गणित के आधार पर क्या वहां एक काट हो सकती है। तो पार्टी अपना अपना दृष्टिकोण देखती है, इस हिसाब से होती है। लेकिन एक बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी सक्रिय है लोकसभा चुनाव के लिए, कांग्रेस में उतनी सक्रियता नहीं है। कांग्रेस में उम्मीदवारों की उतनी चर्चा भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की चर्चा अधिक है। बिल्कुल। और ऐसे में आगामी चुनाव की रणनीति किस तरीके की रहने वाली है, क्योंकि चुनौतियां अपरंपार हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह कह चुके हैं कि अगर बीजेपी जेजेपी से गठबंधन रखती है तो वो साइडलाइन हो जाएंगे। तो चुनौतियां हैं, जाहिर सी बात है, सब तरफ देखकर चल रहे हैं। जेजेपी को उतना वेट पार्टी नहीं दे रही और अकेला चलो की राह पर अब चल रही है। आगामी रणनीति किस तरीके की शीर्ष आलाकमान बनाएगा और उसका फायदा विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में कितना मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सीटों को लेकर रस्साकशी जारी है और तमाम राजनीतिक समर में तमाम कयास के बाजार गर्म भी हैं। बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी की रणनीति किस तरीके की रहने वाली है, यह बेहद अहम सवाल है, क्योंकि इसी पर शायद विपक्षी नेताओं की भी नजरें टिकी होंगी। कांग्रेस लगातार बीजेपी की रणनीति पर पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है कि कहीं कोई कमी रह जाए तो कांग्रेस अपना दांव डबल खेल दे। उधर आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है, हालांकि वो रेस में नहीं है हरियाणा में, लेकिन कहीं ना कहीं एक सीट भी निकल जाती है तो थोड़ा बहुत असर राजनीतिक समीकरण और परिणामों पर पड़ता है। बीजेपी की रणनीति क्या होगी, क्या नए चेहरों को शामिल किया जाएगा? कयास यही है कि नए चेहरों को इंट्रोड्यूस जरूर कराएगी। क्या कुछ परिवर्तन होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और पार्टी को कितना फायदा होगा ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा।